देश हित में आज हम आपको भारत और चीन सीमा पर लद्दाख से आई सबसे बड़ी खबर बताएंगे। लद्दाख में भारत ने शक्तिशाली T-90 भीष्म टैंक के तौर पर भी इसे जाना जाता है, इसे तैनात कर दिया है। यानी लद्दाख में भारतीय सेना ने अपने सबसे भरोसेमंद, सबसे घातक और सबसे मजबूत हथियार से चीन को चुनौती दी। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है भीष्म टैंक, यानी कि ये भारत का भीष्म अवतार आप इसको कह सकते हैं। और देखिए, लगातार चौथा दिन है जब आप जी न्यूज पर ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। लद्दाख से जुड़ी, LAC से जुड़ी कोई भी खबर ऐसी नहीं होगी जो जी न्यूज की जिस पर नजर नहीं होगी। और चौथा दिन है लगातार आपको वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट न्यूज लगातार हम आपको दे रहे हैं। और ये आज की सबसे बड़ी खबर है, इसे आप सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर देख सकते हैं। ये कोई और चैनल आपको नहीं दिखाएगा क्योंकि खबर होगी ही नहीं। ये आपको बता दें, लगातार चौथा दिन है जी न्यूज की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये भारतीय सेना का भीष्म अवतार आप इसको कह सकते हैं। जी हाँ, ज़ितार ये बता रहा है कि कैसे पिछले 2 महीने से चीन के साथ जो विवाद चल रहा है उसमें भारत चीन के मनोवैज्ञानिक वॉरफेयर और जमीन पर भी तैयारियों के माध्यम से किस तरह जोरदार जवाब दे रहा है। उसी से जुड़ी एक तस्वीर, भीष्म टैंक दुनिया के सबसे कामयाब टैंकों में इसका शुमार, और भारत ने लद्दाख में इसी की तैनाती की है। आपको ये बता दें कि जून के महीने में इसे तैनात किया गया है। एक बड़ा मैसेज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए कि भारत हर तरीके से तैयार, किसी तरह का अतिक्रमण भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और शांति के टेबल पर आने से पहले उसे किसी तरह का कोई प्री कंडीशन भी मंजूर नहीं है। आप इसे पिछले 73 वर्षों में भारतीय सेना का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं। T-90 भीष्म टैंक रणभूमि में दुश्मन के खिलाफ यह भारत के सबसे भरोसेमंद हथियार में से एक है। और भीष्म के लद्दाख पहुंचने की खबर सुनकर ही चीन अपने कागजी टैंकों को बचाने की टेंशन में आ गया होगा। भारत सरकार, भारत सेना वो सब करेगी जो करने की जरूरत है। हमें इस समय टैंक की जरूरत थी, उस टैंक की जरूरत थी जो बड़ा वर्सटाइल है, उस टैंक की जरूरत थी जो बड़ा रिलायबल है, उस टैंक की जरूरत थी जिसको हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी टेरेन में। चाइना ने कुछ भी अगर आंख दिखाने की कोशिश की, या मैं समझता हूं आंख दिखाने तो क्या जाएगा, वो को धोखा करने की अगर कोशिश की तो उसको वो जवाब मिलेगा जिसको वो कभी भूल नहीं पाएगा। भीष्म दुनिया के किसी भी टैंक का मुकाबला कर सकता है। लद्दाख के मोर्चे पर यह टैंक आर्मी की हमला करने की ताकत को और बेहतर करेगा। लद्दाख की चौड़ी घाटियां और खुले हुए विशाल मैदान टैंकों की लड़ाई के लिए एक आदर्श जगह मुहैया कराते हैं। लेकिन क्या लद्दाख जैसे इलाके में जहां सर्दियों में तापमान -50 डिग्री पहुंचता है, टैंकों को रखना और उन्हें ऑपरेट करना संभव है? इस सवाल का जवाब भारतीय सेना ने 4 साल पहले खोजा और 2016 में वहां पहली टैंक ब्रिगेड तैनात कर दी गई। पूर्वी लद्दाख के खुले मैदानों में भीष्म टैंक किसी भी युद्ध का नतीजा बदल सकता है। लद्दाख के डेमचोक और स्पांगुर गैप इलाके में रेतीली जमीन और सपाट मैदान है। इन दोनों इलाके में भीष्म अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं। डेमचोक इलाके में 5 महत्वपूर्ण पास यानी कि रास्तों की सुरक्षा भी ये टैंक कर सकते हैं। डेमचोक और स्पांगुर गैप से चीन का महत्वपूर्ण G219 हाईवे लगभग 50 किलोमीटर है। और अगर यहां लड़ाई हुई तो भारतीय टैंक चीन के इस हाईवे को आसानी से निशाना बना पाएंगे। ये चीन को एक संदेश है कि अगर चीन अपने टैंक इस्तेमाल करता है तो भारत उससे बेहतर टैंक इस्तेमाल कर सकता है, और भारत के पास टैंकों की संख्या उससे अधिक है। अब आप समझिए कि लद्दाख में भीष्म टैंक को क्यों तैनात किया गया है। असल में गलवान घाटी के बाद अब भारत और चीन के बीच टकराव का मुख्य मुद्दा पेंगोंग झील बन चुकी है। चीन ने पेंगोंग झील के फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक कब्जा कर लिया है और अब वहां पर सैन्य निर्माण कर रहा है, जिस पर भारत को सबसे ज्यादा आपत्ति है।
लेकिन लद्दाख में भीष्म की एंट्री के बाद वहां का शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में आ गया है। चीन ने LAC के पास अपने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का जखीरा इकट्ठा कर लिया है, लेकिन चीन चाहे स्पांगुर गैप से आए या डेमचौक के पास इंडस वैली से, उसे हर रास्ते पर भीष्म का सामना करना पड़ेगा और भीष्म का सामना करना किसी भी चीनी टैंक के लिए आसान नहीं होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और इस वक्त जी न्यूज पर बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन ने एक बार फिर से अतिक्रमण की गुस्ताखी की है। गलवान घाटी आपको याद होगा जहां पर झड़प हुई थी और भारतीय सैनिकों ने PLA के सैनिकों को सबक सिखाया था। वहीं से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, चीन के सैनिकों ने फिर से टेंट लगा लिया है। मतलब एक बार फिर से उसी तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं। सुधरा नहीं है चीन, अभी इतनी पिटाई हुई है फिर भी सुधरा नहीं चीन। खबर है कि फिर से अतिक्रमण करने की कोशिश, फिर से वहां पर टेंट लगा लिए गए हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन का फिर से अतिक्रमण। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि डीएस्केलेशन की कोशिश की जा रही है, टकराव कम करने को लेकर बातचीत की जा रही है, तनाव कम करने पर सहमति बनी है, लेकिन खबर है कि चीन का फिर से अतिक्रमण। गलवान घाटी में जहां झड़प हुई थी वहां चीन के सैनिकों ने फिर से टेंट लगाया। जी हाँ, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 PP14 जहां पर कैंप लगाया गया। एक बार फिर से रुक करेंगे मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा का। कृष्णमोहन, इस बड़ी खबर को लेकर गलवान में जो टेंट लगाने से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त जी न्यूज पर दे रहे हैं, उसे क्या डिटेल्स उसे लेकर? देखिए अदिति, ये खबर उन सारी आशंकाओं को सच साबित करती है जो हम काफी दिनों से हम लोग बता रहे हैं। चीन ने गलवान घाटी में उस पर्टिकुलर इलाके में फिर से टेंट लगा लिया है जहां के टेंट हटाने को लेकर 15 जून को झड़प शुरू हुई थी। यानी 6 जून की चर्चा के बाद उस टेंट को, उस अस्थायी स्ट्रक्चर को हटाया गया। 14 जून को उसको वापस लाया गया। 15 जून को उसी स्ट्रक्चर के पीछे लड़ाई हुई जिसमें चीन के 40 से 50 सैनिकों की जान गई और 20 भारतीय सैनिक भी वीरगति को प्राप्त हुए। दोबारा चीन ने वहां टेंट लगा दिया। दूसरी जो खबर है वो भी उसी इलाके से ताल्लुक रखती है। DBO दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में डेप्सांग प्लेन में चीन ने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी। डेप्सांग प्लेन में अगर चीन अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाता है तो इसका अर्थ यह है कि वो दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाले रास्ते को काटने की कोशिश करेगा। दौलत बेग ओल्डी अभी तक सिर्फ एयर मेंटेन थी, जहां पर एयर स्ट्रिप थी और वहां भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए रसद और साजो सामान पहुंचाया जाता था। पिछले साल DBO रोड वहां पर बनाई गई, उस रोड को खोला गया और वही रोड डेप्सांग प्लेन के बगल से होती हुई DBO तक जाती है। अगर डेप्सांग प्लेन में चीन अपनी तादाद बढ़ाता है तो इसका अर्थ सीधे सीधे यह है कि वो एक मोर्चा और खोलकर भारत पर दबाव बनाना चाहता है। भारतीय सेना ने मिरर डिप्लॉयमेंट करते हुए DBO में अपने सैनिकों की तादाद भी बढ़ा दी है, लेकिन बहुत आशंका है अब जो भी शांति प्रक्रिया चल रही थी, पीस प्रोसेस चल रही थी, डिसएंगेजमेंट की बातें हो रही थी, वो कितना हो पाएगा। 2 दिन हो गए, कोई बातचीत नहीं हुई। समझा ये जा रहा था कि शायद चीनी अपने हायर कमान से आगे की बातचीत। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है उस हिसाब से कृष्णमोहन मिश्रा जो आप बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि चीन के सैनिकों ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर फिर से टेंट लगा लिए। सूत्र बता रहे हैं हम, तो आपको बता दें सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। चीन के सैनिकों ने जो विवाद वाली जगह थी ना, जहां पर टकराव हुआ था, खूनी संघर्ष हुआ था, पेट्रोलिंग PP14 जहां से पहले हटा दिया गया था टेंट्स को, हमारी टीम ने हटा दिया था, हमारी पलटन ने, वहां पर चीन के सैनिकों ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर फिर से टेंट लगा दिया है। मतलब चीन के सैनिकों की गलवान घाटी की उसी जगह पर फिर से वापसी हो गई है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि टकराव टालने पर सहमति हुई थी, ये कहा जा रहा था कि तनाव कम करने पर सहमति हुई है, लेकिन फिर से वहां पर टेंट। कृष्णमोहन, यहाँ पर 2 बड़ी खबरें आप दे रहे हैं। आप हमारे दर्शकों की क्लैरिटी के लिए, उनकी समझ के लिए इसे और सिंप्लीफाई कीजिए। एक तरफ ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14, ये वही पॉइंट जहां पर गलवान घाटी में झड़प हुई थी, और दूसरा आप डेप्सांग का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी अपने आप में दो मोर्चे खोल रहा है एक साथ। आपको अगर आप मैप को देखें तो दौलत बेग ओल्डी भारत के या लद्दाख के मैप में वहां पर है जहां आप लेह से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचे, और जहां पर सीमा LAC थोड़ा सा नीचे डाउन होती है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट दौलत बेग ओल्डी है। वो DBO रोड के सहारे आता है जो दुर्गुक गांव से शुरू होकर श्योक गांव होते हुए और फिर उस रास्ते से भी निकलती है, उस जगह से भी निकलती है जहां गलवान नाला और श्योक नदी मिलती है, जहां से राइट में एक रास्ता चला जाता है गलवान वैली की तरफ। वही रोड जब आगे जाती है तो वो मुर्गो होते हुए, डेप्सांग प्लेन, रूकी नाला होते हुए ऊपर दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचती है।
गलवान घाटी में चीन ने एक बार फिर से अपने टेंट लगाए हैं और वहीं उससे तकरीबन 150 किलोमीटर दूर और नॉर्थ में होगा ये जगह डेप्सांग प्लेन, जहां पर चीनियों ने दोबारा अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई है। अक्साई चीन पीछे किजिल जिलगा नाम का उनका एक फोर्स हेडक्वार्टर होता है, वहां से वो अपने सैनिकों को रेनफोर्स करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। डेप्सांग प्लेन में 2013 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच में एक लंबा फेस ऑफ चल चुका है। 1962 की लड़ाई में भी ये पूरा इलाका बहुत हॉट रहा था, सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ इसी इलाके में हुई थी। यानी जो हम लोग बार बार आशंका जी न्यूज़ जताता रहा है कि ये प्लान बहुत बड़ा है, जो कि जनरल झाओ का प्लान है और वो लद्दाख में किसी भी तरह लद्दाख का कोई इलाका हासिल करके जिनपिंग की नज़रों में चढ़ना चाहते हैं। तीसरा मोर्चा खोलने का सीधे ये है कि वो भारत पर और दबाव बनाना चाहते हैं। 2 मोर्चे पहले से ही चल रहे थे, एक तीसरा मोर्चा शुरू कर दिया। यानी कि हमें केवल इंतज़ार करना पड़ेगा कि चीन कोई और जगह पर किसी सेंट्रल के इलाके में यानी बाराहोती वगैरह के इलाके में या नॉर्थ सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में और कहीं कोई मोर्चा खोले, क्योंकि जो अभी तक समझ में आ रहा है ग्राउंड पर, उससे ये साफ लग रहा है कि ये न तो सामान्य घुसपैठ थी, न ही ये सैनिकों का सामान्य अतिक्रमण था। इसके पीछे बहुत लंबी और बहुत गहरी साजिश है जनरल झाओ की। जी न्यूज़ ने ये खबर दिखाई थी, उसके बाद अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी उसको पुख्ता किया कि ये एक बहुत लंबी साजिश का हिस्सा है, जिसके तहत जनरल झाओ किसी भी तरह से लद्दाख का कोई हिस्सा हासिल करना चाहते हैं। ये तीनों विवादित हिस्से हैं। नॉर्थ से अगर आप शुरू करें तो पहले दौलत बेग ओल्डी पड़ता है, उसके बाद दप्सांग प्लेन पड़ता है, दप्सांग के मैदान पड़ते हैं, उसके बाद गलवान घाटी का सिरहाना वहाँ पर आता है और उसके बाद नीचे आकर जब आप दूसरे रास्ते पर जाते हैं तो पेंगोंग झील मिलती है। इसका अर्थ सीधा ये है कि चीन ने लंबी तैयारी की थी और वो हर जगह दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, हर रोज़ एक नया मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहा है। अदिति, तो भारत के खिलाफ चीन की साजिश पर एक बहुत बड़ा खुलासा, जिसका जिक्र अभी कृष्ण मोहन मिश्रा जी मीडिया संवाददाता दे रहे हैं। बड़ी खबर एक ये भी है कि लद्दाख के डेप्सांग में चीन ने नया मोर्चा खोल दिया है, जिसका भी जिक्र कृष्ण मोहन मिश्रा कर रहे थे। दरअसल उत्तरी लद्दाख में डेप्सांग में चीन ने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। आपको बता दें, जिसका जो भी बताया कृष्ण मोहन ने, कि 2013 में भी यहीं पर टकराव हुआ था डेप्सांग में। भारत चीन के बीच बहुत लंबा तनाव चला था। दौलत बेग ओल्डी में भारत ने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। DSDBO रोड जो है, जो बार बार बताया जा रहा है, जिसका जिक्र अभी कृष्ण मोहन मिश्रा भी कर रहे थे, उसी रोड पर आपत्ति और दुर्भुक शोक और दौलत बेग ओल्डी DSDBO रोड जो है, वो दौलत बेग ओल्डी में भारत ने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। लेकिन चीन 2 मोर्चों पर एक बार फिर से, एक तो PP-14 जहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जो है, जहां पर पहले टकराव हुआ था, वहां पर फिर से टेंट्स देखे गए हैं, और उत्तरी लद्दाख में डेप्सांग में चीन ने सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया है। तो जी न्यूज़ पर एक बार फिर से आपको बता देते हैं, PP-14 दरअसल ये वही इलाका जहां पर गलवान में भारतीय सैनिकों ने 45 से 50 PLA के जो जवान थे उन्हें बिना हथियार उठाए शिकस्त दी थी, मार दिया था। और एक बार फिर से, उससे पहले भी याद कीजिए जब ये झड़प हुई थी, उससे पहले भी टेंट को लेकर लड़ाई थी। 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल्स के बीच जो बातचीत हुई थी, उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि ये हटा दिया जाएगा। पहले हटाया गया, फिर ये स्ट्रक्चर वापस आया। इसे हटाने के लिए कमांडिंग ऑफिसर बाबू गए और वहीं पर ये झड़प हुई। अब बड़ी खबर हम आपको ये दे रहे हैं कि PP-14 पर एक बार फिर से चीन का अतिक्रमण और साथ ही डेप्सांग में भी चीन द्वारा अतिक्रमण की कोशिश। सैनिकों की संख्या डेप्सांग में भी बढ़ाई गई है। यानी कुल मिलाकर, जैसा कि मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा आपको बता रहे थे, कई मोर्चों पर लड़ाई को खोलना चाहता है, अपने एग्रेशन को खोलना चाहता है, कई मोर्चे खोलना चाहता है चीन इस वक्त। तैयारी पूरी है, यहाँ पर तैयारी पूरी है, क्योंकि जी न्यूज़ ने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर आपको दिखाई है कि भारत ने तो टैंक उतार दिया है। भारत ने लद्दाख में टैंक उतार दिया है, वो भी भीष्म टैंक, जिसको हिंदुस्तान की भीष्म प्रतिज्ञा हम लोग कह रहे हैं, T-90 टैंक। वैसे जब भी भारतीय सेना हमारे दुश्मन के खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो उसका एक खास मतलब जरूर होता है, और अब लद्दाख में भीष्म टैंक के होने का मतलब समझिए, ये आपको समझाते हैं। तो देखिए, लद्दाख में भारतीय सेना के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। दरअसल चीन लगातार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ बात की बात करता है और दूसरी तरफ इस तरह से अतिक्रमण करता है। तो इसका दूसरा मतलब आप समझिए, जो भीष्म टैंक को उतारा गया है, भारतीय सेना किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार, यहां तक कि युद्ध जैसे गंभीर हालात से भी निपटने के लिए भारतीय सेना की तैयारी पूरी। यानी इसे आप ऐसे कह सकते हैं, दुश्मन से एक कदम आगे बढ़कर सोचना
तो भीष्म टैंक की तैनाती को लद्दाख में, जो कि जून के महीने में की गई है, चाइना से एक कदम आगे की सोच। अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं, सीधा सा मैसेज। टैंक उतार दिया भारत ने लद्दाख में, मतलब समझ रहे हैं आप इसका? टैंक उतार दिया भारत ने, मतलब अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। घुसपैठ के इलाके से चीन को पीछे हटना ही होगा किसी भी कीमत पर। और आपको यहां पर यह भी याद दिला देते हैं, एक तरफ हम चीन के अतिक्रमण से जुड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे भीष्म को तैनात किया गया है, टैंक भीष्म को तैनात किया गया है लद्दाख में इसी महीने। और तीसरी बड़ी खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, आज गलवान के शूरवीरों का उनके द्वारा सम्मान किया गया। तो कल आपको यह भी याद होगा, गलवान में अपना शौर्य दिखाने वाले घायल जवानों से वो मिले थे, उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें आपके स्क्रीन पर कल ये तस्वीरें आई थी। उत्साह बढ़ाने वाली ये तस्वीरें घायल फौजियों की, जिन्होंने बार बार ये बात दोहराई कि वो एक बार फिर से गलवान घाटी में जाकर चीन से लोहा लेना चाहते हैं। लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया से ये तस्वीरें आई तो चीन की बेचैनी 7वें आसमान पर पहुंच गई। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने एक महीने में दूसरी बार लद्दाख का दौरा किया और गलवान में चीन के सैनिकों को सबक सिखाने वाले बलवानों से मिलकर न सिर्फ उनका हौसला बढ़ाया, सम्मानित किया, बल्कि चीन को लद्दाख से यह संकेत भी दिया कि हिंदुस्तान चीन की हर धोखेबाजी पर मुंह तोड़ जवाब देगा और अगर जरूरत पड़ी तो चीन से आर पार के लिए भी तैयार है। 2020 का नया हिंदुस्तान। दोनों सेनाध्यक्षों का वहां पहुंचना इस बात को जताता है कि भारत इस बारी कोई भी चांस लेने के लिए तैयार नहीं है। सेनाध्यक्षों को अपने बीच देख सैनिकों का, वायु सैनिकों का मनोबल भी बढ़ता है। इसीलिए भारतीय सेनाध्यक्ष जिस प्रकार सैनिकों के साथ मिल रहे हैं, ये बातें हम आपसे क्यों कह रहे हैं, आपको समझना चाहिए। देखिए, एक दिन पहले ही मोल्डो इलाके में भारत चीन के कोर कमांडर स्तर की 11 घंटे की अहम बैठक हुई। इस बैठक में बातचीत की टेबल पर भारत ने चीन के सामने गलवान में हुई हिंसक झड़प पर नाराजगी जताई। पूर्वी लद्दाख में चीन के सैनिकों को पीछे हटने को कहा। यह भी कहा कि चीन पेंगोंग झील से भी अपने सैनिक हटाए और डरा सहमा चीन लद्दाख में अपनी सेना पीछे हटाने को तैयार हो गया। लेकिन इसके बाद सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे लद्दाख पहुंचे तो इसका एक बड़ा मतलब यह भी निकला कि चीन भारत को कितना भी भरोसा क्यों न दिलाए, भारत अब चीन पर आंख मूंद कर यकीन नहीं करने वाला और हर हाल में एलएसी पर अपनी सैन्य तैयारी और मजबूत करेगा। और एक और चीज आपको बता दें, आप जानते हैं चीन के खिलाफ ज्यादातर राजनीतिक दल अक्रॉस पार्टी लाइन इस वक्त सरकार के साथ खड़े हैं। पूरा देश एकजुट है, लेकिन एक बार भी कांग्रेस पार्टी ने चीन के मुद्दे पर सरकार का साथ होने का ना दावा किया, ना बयान दिया, ना साथ खड़ी नजर आई कांग्रेस पार्टी। बल्कि आपने ये ध्यान दिया होगा कि सरकार और सेना का मनोबल गिराने वाले बयान जरूर आए। कांग्रेस, जो कि मोदी सरकार को इतनी नसीहत दे रही है, वो अपने शासनकाल में सीमा की सुरक्षा को लेकर कितनी लाचार रही है, उसी को लेकर बीजेपी की तरफ से सवाल। हालात ये रहे कि जब जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, उसने चीन को हिंदुस्तान की जमीन कब्जाने का लगातार मौका दिया। आपको बता दें, जेपी नड्डा की तरफ से बाकायदा इस मामले में बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और यह सवाल उठाया गया कि 38,000 वर्ग किलोमीटर का हिसाब क्या देगा परिवार। कांग्रेस का चीन को जमीन दान, चीन के लिए कांग्रेस बनी प्रॉपर्टी डीलर। गलवान में चीन को सबक सिखाने के बाद जब पूरी दुनिया भारतीय सेना के शौर्य को सलाम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी देश की सेना के पराक्रम पर ही शक कर रही है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और देश पर सबसे लंबे समय तक शासन भी किया, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस में गंभीरता की कमी है। जिस जमीन की एक एक इंच के लिए देश के सैनिकों ने बलिदान दिया, उसी जमीन को अब कांग्रेस चीन के हिस्से में बताने लगी है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी हर बार ट्विटर पर यह दावा करते हैं कि भारत की जमीन चीन ने हड़प ली है, लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी को चीन पर आईना दिखा दिया। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने गांधी परिवार और कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, एक नाकारा जा चुका परिवार पूरा विपक्ष नहीं हो सकता।
एक परिवार के हित पूरे देश के हित नहीं हो सकते। आज पूरा देश सेनाओं के साथ खड़ा है। ये एकता दिखाने का वक्त है। अपने वंशज को बार बार लॉन्च करना कुछ देर इंतजार भी कर सकता है। जेपी नड्डा के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कांग्रेस शासनकाल में चीन के अवैध कब्जों को याद दिलाया। इन्होंने हिंदुस्तान की जमीन को दूसरे देशों में बांटा है। 78,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन इन्होंने चीन और पाकिस्तान को दिया है। लगभग 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन केवल और केवल चाइना को दिया है। कि आपने स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया अपने एलएसी के पास, अपने बॉर्डर को डेवलप क्यों नहीं किया? बीजेपी ने कांग्रेस पर सियाचिन को लेकर बहुत ही गंभीर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस शासनकाल में सियाचिन को पाकिस्तान को देने की तैयारी की गई थी। डायनास्टी ने, मां बेटे ने, नेहरू गांधी वाड्रा परिवार ने यह तय कर लिया था कि सियाचिन की भूमि भी पाकिस्तान को दे दी जाए, किंतु आर्मी ने इंटरवीन किया, आर्मी ने गुहार लगाई, आर्मी ने इस पे ऑब्जेक्शन दिया और आर्मी के जनरल का नाम भी यहां मौजूद है, आर्मी चीफ जनरल जे सिंह। उनके कहने के पश्चात इस डील को स्क्रैप किया गया। उल्टी लटक गई थी कांग्रेस पार्टी की जमीन देना है। पूरा देश जानता है कि कैसे भारतीय सेना लगातार एलएसी पर डटी हुई है और चीन की हिमाकत का जवाब देते देते 20 जवान भी शहीद हो चुके हैं। ऐसे में चीन के जमीन हड़पने के दावे पर राजनीति करना कहां तक सही है और कब तक कांग्रेस देश की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी राजनीति को ही अहमियत देती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे खुद पहुंचे, फॉरवर्ड इलाके का दौरा किया और वहां पर जख्मी सैनिक जो हैं उनसे भी मिलने पहुंचे थे मनोज मुकुंद नरवणे। उनका भी हौसला बढ़ाने की यहां पर कोशिश की गई है सेना प्रमुख की तरफ से। और साफ साफ संदेश दुश्मन को कि हिंदुस्तान को कम आंकने की भूल ना करे वरना अंजाम बुरा होगा। मेरे सहयोगी सचिन अरोड़ा की रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। लेह से तो नहीं, लेह में काफी दूर रहते हैं, दूर के गांव से। सिर्फ उन्होंने सोचा कि यहाँ पर ये कवरेज चल रही है, वो ये मिलने के लिए है, बाकायदा हमसे आए। हम ये दोनों एक्स आर्मी मैन हैं, इनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ चरिंग साहब हैं। हिंदुस्तान के आर्मी को मैं सलाम कहना चाहता हूँ। उसके अलावा हिंदुस्तान के जनता को भी मैं सलाम कहना चाहता हूँ। तो आर्मी चीफ साहब यहाँ पे आने से हमारा आर्मी जो प्रेजेंट आर्मी है, एक्स मैन है और पूरा लद्दाख को जो ना उन्होंने इतना हौसला अफजाई किया है कि कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि इस सिचुएशन पे आर्मी चीफ वहां पे प्लानिंग करना होता है। पर यहाँ ग्राउंड पे, जीरो ग्राउंड पे आके मैं भारत माता की जय बोलता हूँ। ऐसा आर्मी ऑफिसर, इतना आर्मी चीफ जैसे यहाँ पे आके हमारा हौसला बहुत बुलंद हो गया है। पब्लिक है, पब्लिक का भी हौसला अफजाई होगा कि यहाँ पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आके पोस्टों पे जाके जो जवान जख्मी हुआ है, पूरा जवानों को जरा हौसला अफजाई हो। जैसे ही हम रिटायर होके तकरीबन 5-6 साल हुआ, फिर भी अभी भी हमारे में ये क्षमता है कि हिंदुस्तान के लिए हम जान दे। और हमने अभी हथियार चलाना नहीं बोला सर। की सोचो लड़ गलो, की सोचो लड़ गलो, की सोचो लड़ गलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और आज रूस में चीन के अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई, आपको दिखाएंगे। राजधानी मॉस्को के ऐतिहासिक विक्ट्री डे परेड में पूरी दुनिया में MiG-29, सुखोई 30 MKI, T-90 टैंक के कलपुर्जे भी रूस भारत को जल्द सौंप सकता है। और इसी बात से चिढ़े चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली की ओर से एक फेसबुक पोस्ट डाली गई जिसमें हथियारों के सौदे के खिलाफ उसने अपनी खींच निकाली। फेसबुक पोस्ट में लिखा, अगर रूस को चीनी और भारतीयों के दिल पिघलाने हैं तो भारत को ऐसे संवेदनशील वक्त में हथियार नहीं देने चाहिए। दोनों एशियाई ताकतें रूस की करीबी सहयोगी हैं, लेकिन भारत से दोस्ती के लिए रूस ने चीन के इस रुख को कोई महत्व नहीं दिया। ऐसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक दिन पहले के बयान से समझ में आया। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा। यह भी भरोसा दिलाया गया है। हमारे सारे प्रपोजल्स को रशियन साइड की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। मैं अपने डिस्कशन से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। अब आप में से कई दर्शकों के मन में सवाल होगा कि ये विक्ट्री डे परेड होती क्या है। तो ये कुछ जैसे भारत में गणतंत्र दिवस के दिन आपको याद होगा राजपथ पर परेड निकलती है, वैसे ही ये विक्ट्री परेड है। इसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है, इस सवाल का जवाब देते हैं अमन।
देखिए 9 मई 1945, नोट कर लीजिए, 9 मई 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। इसके बाद 24 जून 1945 को पहली परेड हुई थी। रूस में हर वर्ष, अब ध्यान से सुनिए, रूस में हर साल 9 मई को इस परेड का आयोजन किया जाता है। आज द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ पर मॉस्को के रेड स्क्वायर पर इस परेड का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से इस परेड का आयोजन इस साल 9 मई को नहीं हो पाया था। पहले होना था, फिर नहीं हो पाया, इसलिए आज ये शानदार परेड हुई जिसमें भारतीय सैनिक भी शामिल हुए। मॉस्को के साथ रूस के बड़े शहरों में भी विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया जाता है। रूस की सरकार दरअसल इसे एक नेशनल फेस्टिवल यानी राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको लद्दाख के लेह से जी न्यूज के ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। लद्दाख से इन दिनों आप जानते हैं जी न्यूज लगातार सबसे विश्वसनीय, सबसे क्रेडिबल, सबसे ठोस, सबसे प्रामाणिक कवरेज कर रहा है, विशेष कवरेज कर रहा है। और इसी कड़ी में आज हमारी टीम ने लद्दाख के उन नागरिकों से खास बातचीत की। दरअसल ये वो नागरिक हैं जिन्होंने 1999 के करगिल युद्ध, आपको याद होगा, 20 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर इन्होंने हमारी सेनाओं की मदद की थी, उन तक राशन पहुंचाया था। 2020 में लद्दाख के नागरिकों का जोश देखकर यकीन मानिए चीन कांप उठेगा, क्योंकि लद्दाख के इन योद्धाओं ने अब चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लद्दाख के लेह से जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। उन्नीस 1999 में जिन्होंने पहुंचाई भारतीय सेना को बड़ी मदद, 2020 में उन्हीं नागरिकों ने भरी चीन के खिलाफ हुंकार। हम इस वक्त लद्दाख में मौजूद हैं और लद्दाख की ऐसी कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको लगेगा कि लद्दाख के लोग किस तरह से भारतीय सैनिकों की मदद करते हैं। ये कहानी है 1999 के करगिल युद्ध के समय की। लद्दाख के सैकड़ों युवाओं ने वॉलंटरली जाकर सेना की मदद की थी। आपको ऐसे ही कुछ शख्सियतों से मिलाएंगे। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं लद्दाख के लोअर ले गांव में रहने वाले मोहम्मद अख्तर और रिगजिन नामग्याल से। इनमें मोहम्मद अख्तर सेना तक मुश्किल परिस्थितियों में राशन पहुंचाने का काम करते थे, जबकि नामग्याल अपने ट्रक में हथियार, गोला बारूद लादकर सेना तक पहुंचाते थे। 20-20 किलो के राशन जो है पैक किया हमने। हम ऊपर चढ़ते थे, जुबर हिल तक हमने सामान पहुंचाया। उस समय मेरे पास ट्रक था सर। हाँ। ट्रक में जो आर्मी का अम्यूनिशन या राशन ऐसे ले जाता था। हाँ। फिर हम भी लड़ाई के लिए जाएंगे सोचते, मन में आता है ऐसे। हमारी मुलाकात 64 साल के पी आंगचुक और बुजुर्ग महिला रिंचेन लामो से भी हुई। पी आंगचुक करगिल युद्ध के समय सेना के बेस कैंप तक तोप के गोले, दाल, चावल, चीनी और दूसरे जरूरी सामान अपने कंधों पर उठाकर ले जाते थे। वहीं रिंचेन लामो जवानों के लिए ऑर्गेनिक फूड बनाती थी। वहाँ पर फौजियों को हमने बेस कैंप तक पूरा चीनी और जो भी खाने का चीज या जालो गोलियां, वो तोप का गोलियां होता ना जी, वो सारा उठा के हम पहुंचाता था जी। उस समय लद्दाख के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लद्दाख के मैक्सिमम महिलाओं ने घर में, अपने घरों में रोटी बनाकर, बिस्किट बनाकर, स्पेशली हमारे इंडियन आर्मी को हेल्प करने के लिए। इन सभी लोगों ने जी न्यूज से कहा कि उनमें हौसला आज भी बहुत है और वो चीन से मोर्चा लेने के लिए भी तैयार हैं। मेड इन चाइना के सामान जितने भी है हम उनका बहिष्कार कर सकते हैं सर, और हम बहिष्कार करेंगे भी। जैसे चीन ने अगर लड़ाई करेगा तो फिर हम पीछे से तो हम लोग तैयार है बिल्कुल ही। लद्दाख के ये ऐसे योद्धा हैं जिनके लिए देशभक्ति से बढ़कर कुछ नहीं, जिनके लिए जाति धर्म से बढ़कर भारत और भारतीय सेना का गौरव है। लद्दाख के लेह से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकवाद पर एक बार फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को घेरा। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवादियों को शरण दे रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवादियों को शरण दे रहा है।
पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सुरक्षित जगह बना हुआ है, सेफ हेवन बना हुआ है, ये भी अमेरिका कह रहा है। और साथ ही आतंकवादी संगठनों ने भारत और अफगानिस्तान में हमले किए हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि दरअसल ये जो रिपोर्ट है ये अमेरिका के विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट है। तो 3 बड़ी बातें यहाँ पर अमेरिका की तरफ से कही जा रही हैं। पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सेफ हेवन है, पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सुरक्षित जगह है, आतंकियों को पनाह दी जाती है और वो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में हमलों को अंजाम देते हैं। तो आतंकवादियों को पाल रहा है पाकिस्तान। और आज के इतिहास से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देश हित में आपात साल 1975 में लगाई गई इमरजेंसी की करेंगे, यानी कि आपातकाल की करेंगे। आज से ठीक 45 साल पहले 25 जून 1975 की रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी। आज ही के दिन इमरजेंसी लगाई गई थी 25 जून 1975, 45 साल पहले। आपातकाल देश के लोकतंत्र पर एक ऐसा कलंक है जिसकी दोषी कांग्रेस पार्टी है। आज 45 साल बाद भी कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है कि उसी मानसिक आपातकाल यानी इमरजेंसी से गुजर रही है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं चीन के मुद्दे पर भी कांग्रेस उसी गलती को कर रही है जो उसने वर्ष 1975 में आपातकाल लगाने के वक्त की थी। पैंतालीस वर्ष पहले कांग्रेस का सबसे बड़ा कलंक। पच्चीस जून 1975 की सुबह और दिनों की तरह बिल्कुल सामान्य थी। चढ़ते सूरज की तपन से पूरा देश परेशान था, लेकिन देश को यह अंदाजा नहीं था कि ऐसी काली रात आने वाली है जिसके बाद कुछ कहना गुनाह हो गया, कहीं जाना अपराध और आवाज उठाना यानी सलाखों के पीछे जाना। संवैधानिक भाषा में इसे नाम दिया गया इमरजेंसी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इंदिरा गांधी की यही आवाज देश में आपातकाल लेकर आई। देश के सभी बड़े विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इनमें जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर और उस वक्त जनसंघ के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नाम थे। 1975 में आधी रात को आपातकाल लगाया गया था। तब इंदिरा गांधी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल भिजवा दिया था। आपातकाल को अब 45 साल हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस में मानसिक आपातकाल अभी खत्म नहीं हुआ। भारत और चीन के बीच लद्दाख में संघर्ष चल रहा है। इस मुश्किल दौर में भी कांग्रेस देश के साथ नहीं बल्कि चीन के साथ खड़ी दिख रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे और सांसद राहुल गांधी के पिछले कई बयान और ट्वीट को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे कांग्रेस के ये नेता सेना और सरकार का साथ देने के बजाय उन्हें ही निशाना बनाने में व्यस्त हैं। 19 जून को पीएम मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में सोनिया गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि वो चीन के मुद्दे पर सरकार के साथ है। उल्टा उन्होंने सेना के पराक्रम पर ही सवाल उठा दिया। सोनिया गांधी ने सरकार से पूछा था कि चीन की घुसपैठ की तारीख बताए सरकार, और सरकार को घुसपैठ के बारे में कब पता चला। राहुल गांधी भी बार बार सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने वाले ट्वीट कर रहे हैं। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, भारत उसे वापस लेने के लिए समझौता कर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा है कि ना ही कोई हमारी सीमा में घुसा और ना ही किसी ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। इस पर विश्वास करने के बजाय कांग्रेस के नेता चीन की मीडिया पर ज्यादा विश्वास करते हैं। चीन को लेकर बहुत एक नरम रवैया कांग्रेस पार्टी का रहा है और किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही भूमि कंसीड किया है। ऐसा लगता है ये जो नेहरू गांधी परिवार है, ये जो वाड्रा गांधी परिवार है, इस वाड्रा परिवार का इंटरेस्ट भारत के इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं होता है। इनके पृथक पृथक इंटरेस्ट है। चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की दिलचस्पी सरकार का साथ देने के बजाय उस पर राजनीति करने में ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको जम्मू कश्मीर से आई एक अच्छी खबर, एक गुड न्यूज देते हैं। आतंकवाद से त्रस्त कश्मीर के लोगों के लिए ये वाकई बहुत अच्छी खबर है। श्रीनगर के लिए बड़ी खबर है,
श्रीनगर में पहले मल्टीप्लेक्स को खोलने की तैयारी तेज हो गई। 3 मंजिला मल्टीप्लेक्स ने इस महीने फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए मंजूरी हासिल कर ली है और अगले साल मार्च तक सिनेमाघर शुरू होने की संभावना है। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर एक मल्टीप्लेक्स बन रहा है। इस मल्टीप्लेक्स में 3 सिनेमा हॉल्स होंगे जिनमें बॉलीवुड, हॉलीवुड की फिल्में दिखाई जाएंगी। निस्संदेह ही ये एक बड़ा कदम है जो काफ़ी दिनों से जो प्लान था इसका, और अब ये प्लान जो है एग्जीक्यूट होता दिख रहा है और निस्संदेह ही एक नया एंटरटेनमेंट का साधन कश्मीर के लोगों को मिलने वाला है। 1990 के दशक में आतंकवादी समूहों ने श्रीनगर में सभी सिनेमाघर बंद करने का फरमान सुनाया था। तब से यहां के लोग बॉलीवुड की फिल्मों को देखने से वंचित थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहां मल्टीप्लेक्स खुलेगा और बॉलीवुड की फिल्में श्रीनगर के लोगों का मनोरंजन भी करेंगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.